आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं उन महान आत्माओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। साथियों, पहले लगातार 10 वर्ष तक इस हरियाणा प्रदेश को कांग्रेसियों ने लूटने का काम किया था। वो पिछले 11 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। मैं लाखों की संख्या में आज यहां पहुंचे युवाओं से अपील करता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से प्रेरणा लेते हुए आप सभी युवा इन लुटेरे बीजेपी और कांग्रेस के सबक सिखाने का काम करेंगे। अन्याय करना भी अपराध है और साथियों, अन्याय श्रेणी में आता है। नरवाना की धरती में युवा इनेलो पार्टी से जुड़कर के बीजेपी की सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 11 साल में हरियाणा के युवाओं को गर्त में धकेलने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बनी, तब से हरियाणा के युवाओं का कहीं ना कहीं भरोसा इस सरकार से उठने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब कुरुक्षेत्र के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आया था, जहां पूरे कुरुक्षेत्र जिले में कैथल जिले के एक गांव में गया। मैंने वहां जाकर के लोगों से खुल करके पूछा कि आपके गांव की मीटिंगों के अंदर युवा नजर नहीं आ रहा, युवा कहां चला गया। लोगों ने मुझे बताया कि सरकार से विश्वास और भरोसा उठ गया, युवा हताश हो गया। मजबूर होकर के युवाओं ने अपनी जमीनें बेच करके विदेश का रुख अपनाने का काम किया। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे युवा विदेश में गए जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं अपने आप को मौत के मुंह में डाल करके डोंकी के रास्ते से विदेशों में जाकर के शरण लेने का काम किया। बड़े बड़े पदों पे बैठ करके कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। आज आप इस बात का संकल्प लेकर के जाएं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपनी युवाओं की अपनी सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं खड़ी कर रहेंगे। अपनी सरकार बनाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की जब सम्मान की पेंशन सरकार काट रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमारी पेंशन काटी जा रही है। अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उन लोगों ने मुझे खुल करके बुजुर्गों ने कहा कि फिर आप हमारी लड़ाई लड़ो। मैंने उन बुजुर्गों से भी सामने से खुल करके पूछा कि अगर मैं आपकी लड़ाई में आपकी अगुवाई करूं तो क्या आप लोग मेरे साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करोगे? लोगों ने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया और हर हालत में तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। मैंने तुरंत पार्टी के साथियों की एक बैठक बुलाई हिसार में 3 तारीख को, और बैठक बुला करके मैंने सब साथियों से विचार विमर्श किया कि हमें अपने बुजुर्गों को सम्मान पेंशन फिर से कैसे बहाल कराई जाए, कैसे इनका सम्मान फिर लौटाया जाए। सब साथियों ने कहा कि 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सेशन है
और हमें उसी दिन 20 तारीख को जाकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार का घेराव करना चाहिए, विधानसभा का घेराव करना चाहिए, गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए बाध्य और मजबूर करना चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापस ले। साथियों, हमने 20 तारीख का दिन तय कर दिया। हजारों बुजुर्गों का मेरे पास फोन आया, जगह जगह से बुजुर्ग कह रहे थे हमें केवल और केवल एक दिन के लिए आना है या कोई लंबे समय तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़नी है। जब मैंने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के पास ये संदेश भेजा कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आप अपने साथ के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 ड्रेस लेकर के आए। ये बात जब सरकार के कान तक पहुंची तो हरियाणा प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार को अपना निर्णय बदलने पे मजबूर होना पड़ा और 12 तारीख के दिन 8 दिन पहले जो ये कह रहे थे हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। आज साथियों, प्रदेश के हालात फिर उसी तरह के हैं। ये सरकार लगातार किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, नौजवान को परेशान करने पे तुली हुई है। आज गरीब आदमी के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ा करना चाहती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जब पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। मैंने अब पिछले दिनों इस 23 तारीख की तैयारी के लिए जब 90 साथियों की जिम्मेवारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई, जब हमारे 23 पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिले, निमंत्रण दिया, तब 2 बातें पूछने के लिए इनके साथ मैंने बातचीत करी थी। मैंने सब साथियों से कहा था कि एक तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और दूसरा पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, तीसरा हमने युवा सम्मेलन रखा है जहां आप युवा सम्मेलन के लिए निमंत्रण दो, न्योता दो, भाई आम जनता से, आम लोगों से ये पूछ कर के आओ कि जो पीले कार्ड काटे गए हैं, ये पीले कार्ड क्यों काटे गए, क्यों बढ़ाए गए, इन सब बातों की जानकारी लो और जिनके पीले कार्ड कटे उनसे पूछ करके आओ कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभा करके बुजुर्गों को जो सम्मान फिर से दिलवाने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को जब कभी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, उनके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता था तब तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी को सरकार में बैठे लोग सताने का काम करें, अपमानित करने का काम करें। इसके लिए हमें गरीब को हक दिलवाने के लिए चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाना पड़े, कोई बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, अगर जिन लोगों के पीले कार्ड कटे हैं वो आपकी इस बात से सहमत हों, अगर आपसे वो ये कहे कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काटे गए हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आप बोल के बताओ, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जब हम उनकी लड़ाई लड़ने की बात करें, वहीं साथियों, मैंने उनसे, सब साथियों से यह भी कहा था कि राज्यसभा में हमें क्या फैसला करना चाहिए, इसके लिए भी आप सब लोगों से पूछ करके आना। हमने राज्यसभा के लिए जब तक अपनी बात प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने नहीं रखी, हमारे ऊपर कांग्रेस के लोगों की तरफ से छिट्टाकशी की जा रही थी। हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है। किसके माध्यम से मदद करी, ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पेन की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बार तो इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी थी जब ये बात मैंने उनके मुख से सुनी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब मैंने ये बताया फैसला कि हरियाणा की जनता का ये फैसला है कि अब की बार हम अपने दोनों विधायकों के वोटों की दूरी भाजपा और कांग्रेस दोनों से बना करके रखे। हमने आम जनता की जो आवाज थी, उस आवाज पे मोहर लगाने का काम किया था। जनता की आवाज पे मोहर लगा करके हमने अपने दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखा। वहीं साथियों, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था और ये बात कही थी। प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या अब की बार भी कोई खेल हो सकता है। वे प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं हमारे 39 वोट निकलेंगे, और मैं कह रहा था कि इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत में खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 5 ने तो मोहर लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए खुल करके बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो, प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये बात जाए। साथियों, राज्यसभा के अंदर जो कोई पार्टी की तरफ से एजेंट बनाया जाता है, कोई भी विधायक जब अपना वोट डालने जाता है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करके वोट कैंसिल करवाने का काम किया है, ये 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दीन ईमान बेचने का काम किया है। इसलिए ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था कि सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। ये खेल भी हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। आज हर व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के को इस बात की का साथी तीसरा बिच्छूनाथ भी है। आप इन तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा।
इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को अपने संगठन को मजबूत भी करना होगा। अब हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने फैसला कर लिया है कि हम आने वाले समय में न केवल हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं की सरकार बना करके एक नई पहचान देंगे, इस देश को एक नया बदलाव करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से फैसला है, हमने ये तय कर रखा है, हमने सब साथियों ने आपस में बैठ करके फैसला लिया है। वहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को हमने पहले भी अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हर घर से एक बच्चे को, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे उस घर का कोई लड़का पढ़ा लिखा हो, हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को 21,000 रुपया सम्मान भत्ता दे करके उसको कहीं उसका सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बच्चे स्वयं अपना रोजगार करना चाहेंगे, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए तक की राशि बिना किसी उसके ब्याज के उसको मुहैया कराने का काम करेंगे। और जो बच्चा उस 1 करोड़ से अपना कारोबार शुरू करेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, केवल उसको किस्तों में अपना पैसा देना होगा। ये सारी चीजें तब संभव होगी जब आप इकट्ठे हो जाओगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे इकट्ठे होंगे, इन नागनाथ, सांपनाथ और बिच्छूनाथ को चेहरा बेनकाब करने का काम करोगे और अपनी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाओगे, करोगे, इस काम को आगे बढ़ाओगे। आप आए लाखों की संख्या में, आज आपने आकर के फिर ये बता दिया कि हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद।